नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लैब असिस्टेंट की जो हमारी प्रयास रिवीजन सीरीज है उसका चैप्टर 15 पारिस्थितिकी पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो हमारी क्लासेस है हमारी लैब असिस्टेंट वाली बुक पे आधारित हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी, चैप्टर 15 पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पारिस्थितिकी जो शब्द है, पारिस्थितिकी जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, जो पारिस्थितिकी शब्द की जो परिभाषा है वो है कि जितने भी जीवधारी हैं, जीवधारी यानी जो जैविक है, जिनके अंदर जीवन एग्जिस्ट करता है और उनका अपना फिजिकल इन्वायरमेंट, उनका अपना पर्यावरण, उनका अपना क्या है पर्यावरण, जिसमें वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर संबंध है, इन दोनों के बीच का जो इंटर रिलेशन है, इन दोनों के बीच की जो अंतर संबंध है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। उनका अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। अब ये जो पारिस्थितिकी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ओइकोस, क्या है ओइकोस, और दूसरा है लोगोस। जो ओइकोस है उसका अर्थ होता है घर, और लोगोस है उसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी घर का अध्ययन। किसका घर, जो जीवधारी हैं उनके पर्यावरण, उनके घर का अध्ययन। जीवधारी में जैविक घटक आ गए और भौतिक जो पर्यावरण है उसमें अजैविक घटक आ गए। ठीक है, अब हमारा जो जैवमंडल है, यानी जो बायोस्फीयर है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। अब हमने पिछली क्लास में आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी कि जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है, जो भौतिक भूगोल वाला सेक्शन है, वो 3 चीजों से मिलकर बना है। उसमें 4 बताई थी, 4 कौन कौन सा। एक हो गया भू आकृति विज्ञान, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा हो गया था जलवायु विज्ञान, जिसमें जलवायु का अध्ययन पढ़ते हैं। तीसरा समुद्र विज्ञान, और चौथा जीव विज्ञान। ये जो ऊपर वाले 3 हैं, भू आकृति विज्ञान यानी लैंड, जल पर, स्थल पर, समुद्र यानी वाटर यानी जल पर, और जलवायु यानी इन्वायरमेंट, जो ऊपर का जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें। और इन तीनों जगहों पर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, इन तीनों जगहों पर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसका अध्ययन हम करते हैं जीव विज्ञान में, और जिसको बोलते हैं बायोजियोग्राफी। क्या बोलते हैं, बायोजियोग्राफी। अब यही जो बायोजियोग्राफी है इसमें पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं जैवमंडल। इसको क्या बोलते हैं, जैवमंडल। ये पृथ्वी का क्या है, वह भाग जहाँ पे जीवन पाया जाता है। स्थल मंडल यानी भू आकृति विज्ञान, जल मंडल यानी ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, और वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। इन तीनों के जो बीच का जो संक्रमण एरिया है, इन तीनों के बीच का जो क्या है संक्रमण एरिया, जहाँ पे क्या पाई जाती है, लाइफ, उसको क्या बोलते हैं हम, जैवमंडल। उसको किस नाम से जानते हैं, जैवमंडल से। उसके बाद आता है हमारा शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की परिभाषा क्या होगी, ये सभी जो जीव समुदाय हैं और उनके जो भौतिक पर्यावरण है उनके बीच की क्या हो गई, परस्पर क्रिया। ये क्या हो गया, एक तरीके का तंत्र या सिस्टम। अब इसमें जो फैक्टर्स, इसमें जो घटक शामिल होते हैं, इसमें जो घटक शामिल होते हैं वो है, एक है बायोटिक, बायोटिक जिसको बोलते हैं जैविक, बोलते हैं जैविक। दूसरे अबायोटिक, जिनको बोलते हैं अजैविक घटक, बोलते हैं अजैविक घटक। उसके साथ साथ ऊर्जा, उसके साथ साथ ऊर्जा प्रवाह और एनर्जी, जो पोषक चक्र है यानी न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो सभी भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हो गए। अब ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला है जो स्थल भाग पर अगर कोई पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसको बोलते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और जलीय भाग पर है तो उसको बोलते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय भाग यानी लैंड, और जलीय भाग यानी वाटर। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जमीन पर स्थित, उसको क्या बोलते हैं, बायोम भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बायोम। इसको बोलते हैं बायोम, स्थलीय परितंत्र या जमीन पर स्थित जो है उसको क्या बोलते हैं, बायो। और ये बहुत प्रकार के होते हैं। अगर वनों में पारितंत्र पाया जाता है तो उसको
वन्य बायोम बोलते हैं। घास स्थल पे पाया जाता तो घास स्थल बायोम, मरुस्थल बायोम या टुंड्रा बायोम। टुंड्रा क्या शब्द होता है? जो ध्रुवीय क्षेत्र में होता है, ठीक है। वहीं जलीय परितंत्र में मीठे जल के होंगे या लवणीय जल के, दो प्रकार का जल होता है, मीठा जल और लवणीय जल, जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब ये जो हमारा परितंत्र है, ये जो हमारा परितंत्र है, इसकी एक निश्चित क्या है? संरचना। इसकी क्या है? एक संरचना, या इसका है क्या है? स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में क्या है शामिल है? सबसे पहले हमने देखा अभी, एक होते हैं इसके जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। जो अजैविक घटक होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। जो अजैविक घटक है उसमें फिजिकल फैक्टर्स या भौतिक कारक, जैसे तापमान, जैसे जल, जैसे प्रकाश, या जैसे मृदा और आर्द्रता, ये सभी क्या है? भौतिक कारक हैं। किसके? अजैविक घटकों के भौतिक कारक हैं। वहीं रासायनिक कारक, जैसे पानी में घुला हुआ जल हो गया, लवणता हो गया, या मृदा में जो खनिज लवण होते हैं वो सभी क्या है? केमिकल फैक्टर्स हैं। वो क्या है? केमिकल घटक हैं। किसके? अजैविक जो वाला पार्ट है उसके। और दूसरा इसका मेन घटक होता है, वो होता है जैविक। दूसरा क्या होता है? जैविक। इस जैविक में शामिल है सबसे पहले उत्पादक। क्या होते हैं? सबसे पहले उत्पादक, जो किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ये हरे पौधे हो सकते हैं, तो शैवाल हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या भोजन में बदल देते हैं। समस्त पारिस्थितिक तंत्र की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, प्राथमिक उत्पादकता होती है, वो किसके हाथों में होती है? उत्पादक के हाथों में होती है, ठीक है। उत्पादक के बाद आता है, उसी उत्पादक के द्वारा उत्पादन की हुई जो है उसको खाने वाले कौन होते हैं? उपभोक्ता। उसको कंज्यूम करने वाले उसको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं पर निर्भर कौन होते हैं? उपभोक्ता। इनकी कुछ श्रेणियां होती हैं। इनकी क्या होती है? इनकी कुछ श्रेणियां हैं। जैसे सबसे पहले कुछ होते हैं शाकाहारी उपभोक्ता। कौन होते हैं? शाकाहारी उपभोक्ता, जो शाकाहार चीजों को खाते हैं। जैसे जो हिरण हो गए, खरगोश हो गए, जो गाय हो गई, ये क्या होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। वहीं फिर होते हैं मांसाहारी जीव, जो क्या होते हैं? कार्निवोरस। इनको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कार्निवोरस। जैसे मेंढक हो गए, मकड़ी हो गई, छिपकली हो गई, ठीक है। इनको हम कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। इनको क्या बोलते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। अब इनमें देखो, इसको समतल समझ देते हैं। इधर क्या हो गया? जैविक घटक हो गए, ठीक है। इनमें सबसे पहले हो गए उत्पादक। सबसे पहले कौन से हो गए? उत्पादक। फिर हो गए उपभोक्ता, ठीक है। और उपभोक्ता के बाद आते हैं अपघटक। उपभोक्ता के बाद क्या आते हैं? अपघटक। उत्पादकता, जो किसी चीज को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। जैसे किसान क्या करता है? खेती करता है। खेती से क्या प्रोड्यूस होते हैं? अनाज पैदा होता है, ठीक है। फिर इसको खाने वाले क्या हैं? उपभोक्ता। और उपभोक्ता की तीन श्रेणी होती है। एक होता है प्राथमिक, एक क्या होता है? प्राथमिक। एक होता है द्वितीयक, सेकेंडरी उपभोक्ता, और एक होता है तृतीयक। और तृतीयक उपभोक्ता के बाद कौन से फैक्टर आते हैं? उसको बोलते हैं अपघटक। इसको क्या बोलते हैं? अपघटक या डिकम्पोजर। तो बोलते हैं डिकम्पोजर। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या करेंगे? प्रोड्यूस हुई प्रोड्यूस क्या होता है? शाकाहार जो प्रोड्यूस हुआ है, उस शाकाहार को कौन खाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो है उसको उसके बाद कौन खाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीय उपभोक्ता। और जब तृतीय उपभोक्ता जब अपनी अंतिम अवस्था में होगा तब उसको कौन खाएगा? अपघटक। उसको कौन खाएगा? अपघटक। डिकम्पोजर होते हैं जो उसकी बॉडी को क्या कर देंगे? डिकम्पोज कर देंगे। तो अब हमारे पास सबसे पहले आ गया शाकाहारी। शाकाहारी कौन हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता, जो हिरण हो गए, खरगोश हो गए, गाय हो गई, है ना। अब इन्हीं प्राथमिक उपभोक्ताओं को आगे की चेन में कौन खाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। कौन हो गए? द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। और द्वितीय उपभोक्ता के बाद आते हैं तृतीय उपभोक्ता, ठीक है, जो द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं, है ना। उसके बाद आगे अपघटक, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजर। जैसे जीवाणु हो गए या कवक हो गए,
मृत जीवों या कार्बनिक कचरे को किसमें सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं, जिससे वो क्या होते हैं पुनः मृदा में मिल जाते हैं। तो ये हो गई एक प्रोसेस, ये जैविक घटकों की ये क्या हो गई प्रोसेस हो गई। वहीं पे फिर अगला टॉपिक आता है हमारा परितंत्र के कार्य, है ना। ये जो हमारा परितंत्र है, ये जो भी हमने पढ़ा ना कि प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, फिर अपघटक, सबसे पहले क्या हो गया उत्पादक, है ना। ये जो एक पूरी चेन बनी, ये जो पूरी चेन बनी, ये इसी को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें, इसी टॉपिक को आगे पढ़ना चाहें तो उसको हम बोलेंगे परितंत्र के कार्य। और परितंत्र के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें खाद्य श्रृंखला। सबसे पहले क्या आता है? खाद्य श्रृंखला। और इस खाद्य श्रृंखला के बाद टॉपिक आएगा, वो आएगा खाद्य जाल। इसको सिंपल समझ लेते हैं। एक शब्द है श्रृंखला और एक है जाल। दोनों क्या है? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। श्रृंखला क्या होती है? एक चेन बनना, फूड चेन। क्या हो गई? फूड चेन। यानी सबसे पहले उत्पादक, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और फिर अपघटक। वहीं पे जब जाल बनता है तो प्रोसेस ये तो सेम रहेगी, 1 2 3 4 मान लीजिए लेवल है उसके, ये तो सेम रहेगी। लेकिन इसके बाद जब पहले चरण के बाद जो दूसरा चरण आएगा, यानी जहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, उसके कई लेवल्स हो सकते हैं, जैसे A B C, ठीक है। फिर इसके बाद द्वितीय में भी A B और C, है ना। अब जब उत्पादक से कोई चीज प्राथमिक उपभोक्ता के पास गई, है ना, फिर उसको A B C तीनों में से कोई भी क्या कर सकता है? कंज्यूम कर सकता है, B और C। तो B से भी किसी के पास भी जा सकता है और C से भी किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है। फिर आगे तृतीय उपभोक्ता, इस तृतीय उपभोक्ता में भी सेम चीज होगी, है ना, A B और C। फिर इस C से कहीं भी जा सकता है, B से कोई भी इसको क्या कर सकता है? आगे कंज्यूम कर सकता है। तो ये जो पूरा एक जाल बना, ये पूरा जो जाल बना उसको क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फूड वेब। इसको क्या बोलते हैं? फूड वेब। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला। पोषण के स्तर जो होते हैं वो एक श्रृंखला द्वारा ऊर्जा और पदार्थ को क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। A से B, B से C, C से D, D से E, है ना। इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जैसे एक होती है ग्रेजिंग फूड वेब या चराई खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला में क्या आती है? जो उसकी शुरुआत होती है वो हरों पौधे से होती है। जैसे सबसे पहले घास, घास को कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को सांप और सांप को बाज। तो ये क्या बन गई? एक श्रृंखला। जो घास है वो क्या हो गई? उत्पादक। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक द्वितीय उपभोक्ता, सांप तृतीय उपभोक्ता और बाज क्या हो जाएगा उसके बाद का उपभोक्ता। और बाज के बाद जब उसको अपघटक खाएंगे उसको क्या बोल देंगे? चराई खाद्य श्रृंखला। फिर दूसरी होती है अप्रद खाद्य श्रृंखला। दूसरी क्या होती है? अप्रद खाद्य श्रृंखला, जो डिटेटस होती है। क्या होती है? ये मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है। यानी इसकी जो सबसे पहले वाला जो उत्पादक वाला स्टेज है, सबसे पहले जो उत्पादक है, उस उत्पादक में जो शामिल होता है वो होती है मृत प्रत्यय या मृत कार्बनिक पदार्थ। क्या शामिल होता है? मृत कार्बनिक पदार्थ। उसको उससे शुरू होता है, उसको बोलते हैं अप्रद खाद्य श्रृंखला। उसके बाद मृत प्रत्यय को कौन खाएगा? केचुआ। केचुआ को मान ली मुर्गी ने खाया, मुर्गी को किसने खाया? बाज ने खाया, ठीक है। अब ये सभी क्या है? एक तरीके से पोषण स्तर है, यानी A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से D की तरफ, D C B और A, ठीक है। इसमें जो पहला स्तर होता है वो होता है उत्पादक का। पहला स्तर किसका होता है? उत्पादक का होता है। दूसरा, तीसरा और चौथा B, C और D ये होते हैं उपभोक्ता के। ये किसके होते हैं? उपभोक्ता के। और इस उपभोक्ता में भी 3 हो गए। 3 कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, जो शाकाहारी होगा। फिर द्वितीय उपभोक्ता, है ना, जो मांसाहारी होगा। और फिर तृतीय उपभोक्ता जो भी क्या होगा? शेष मांसाहारी होगा। और उसके बाद जब ये चेन खत्म होगी तो सबसे लास्ट में क्या आएंगे? अपघटक। सबसे लास्ट में क्या आएंगे? अपघटक। फिर आता है खाद्य जाल, फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? एक परितंत्र के अंदर अनेक अंतर्संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। यानी पहले तो हमने क्या पढ़ा? खाद्य श्रृंखला पढ़ी। अब इसी खाद्य श्रृंखला में बहुत सारे क्या हो जाए? इसकी भी खाद्य श्रृंखला की अलग अलग लेयर्स हो जाए, है ना। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं क्या मिल जाए? आपस में मिल जाए। उसको क्या बोलते हैं? खाद्य जाल, ठीक है। उसके बाद जो है वो है टॉपिक, वो है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो।
अभी जो एनर्जी फ्लो है वो एक दिशीय होती है, मतलब किसी से भी अगर किसी में ऊर्जा ट्रांसफर हुई है, जैसे उत्पादक से, मान लीजिए ये उत्पादक है, और उत्पादक से अगर उपभोक्ता में ऊर्जा गई है, तो जो उत्पादक की कुल ऊर्जा थी, मान लीजिए वो 100% है, उत्पादक की कुल ऊर्जा कितनी है, 100%। उत्पादक की कुल ऊर्जा है 100%। अब इस 100% से जो ऊर्जा उपभोक्ता के पास जानी है, जो अगले लेवल पे जानी है, वो कितनी जाती है, ओनली 10% जाती है। कितनी जाती है, 10%। अब उपभोक्ता, ये कौन सा उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक। प्राथमिक से किसके पास जाएगी, द्वितीय के पास। प्राथमिक से किसके पास जाएगी, द्वितीय के पास। तो ये इस 10% का कितना जाती है, 10%, तो वो कितना हो जाएगा, 0. ये कितना हो जाएगा, टोटल 1%। ये तो हो जाएगा 1%। अब इस द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता के पास एनर्जी गई, तो वो इस 1% का कितना हो जाएगा, 10%, तो हो जाएगा 0.1%। यानी जिस भी लेवल से आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हो, तो आपको उसकी टोटल कितनी एनर्जी मिल रही है, ओनली 10% ही मिल रही है। जो बाकी की 90% है वो श्वसन में या जो अन्य गतिविधियां होती है उसमें क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, 10% का नियम। ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है ऊर्जा पिरामिड। उसके बाद क्या है, ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड क्या होते हैं, जो ऊर्जा जीवभार या संख्या के जो आधार पे जो पोषण स्तर है ना, उनका अगर हम आरेख यानी क्या होते हैं, डायग्राम। आरेख क्या होते हैं, डायग्राम। अगर उस आरेख में अपन उनको दिखाएं, उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड। उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड। अब सबसे पहला होता है संख्या पिरामिड। क्या होता है, संख्या पिरामिड होता है। ये क्या होता है, प्राय सीधा होता है। सीधा कैसे, जैसे जो घास होती है ना, घास होती है, जैसे ये एक जंगल है, इस जंगल में घास है, तो इस घास की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। इस घास पे आधारित जो जीव हैं, जैसे मान लीजिए घास पे आधारित है टिड्डे। क्या है, टिड्डे। टिड्डे वो घास के मुकाबले क्या होंगे, कम होंगे। फिर टिड्डों के बाद क्या आएगा, मेंढक। वो टिड्डों के मुकाबले क्या होंगे, कम होंगे। मेंढक के ऊपर क्या आएंगे, सांप। वो मेंढक के मुकाबले क्या होंगे, कम होंगे। तो जैसे जैसे हम एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जा रहे हैं, संख्या में क्या हो रही है, संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। उस संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा जो पिरामिड बनेगा, जो हमारा पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा, पिरामिड बनेगा सीधा। यानी सबसे नीचे वाला लेवल है, उसमें संख्या क्या है, ज्यादा है। सबसे नीचे क्या है, घास। घास के ऊपर टिड्डे। टिड्डे घास से कम। टिड्डों के बाद मेंढक। मेंढक के बाद सांप, और सांप के बाद बाज। बाज क्या होंगे, सबसे कम होंगे। तो संख्या के आधार पर क्या हो गए, ये कम हो गए। अब दूसरा होता है जीवभार पिरामिड। दूसरा क्या होता है, जीवभार पिरामिड। ये प्राय सीधा ही होता है, जो हमने अभी देखा ये वाला। ये क्या है, सीधा पिरामिड है। ये प्राय क्या होता है, सीधा ही होता है। लेकिन जलीय परितंत्र जो होते हैं, है ना, जीवभार क्या हो जाता है, किसी भी जो जीव है उसका कुल भार, उसका वेट नाप रहे हैं, उसकी हम संख्या नहीं नाप रहे। संख्या पिरामिड में तो हम क्या नाप रहे थे, उसकी संख्या। जीवभार में क्या नाप रहे हैं, उसका वेट, भार नाप रहे हैं। अब ये जो होता है, ये जलीय परितंत्र में क्या होता है, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। ये आपको क्या याद रखना है, ठीक है। और फिर ऊर्जा पिरामिड। फिर क्या आता है, ऊर्जा पिरामिड। ये क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, क्योंकि प्रत्येक स्तर से दूसरे स्तर की ऊर्जा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है बायोम। क्या होता है, बायोम। बायोम की परिभाषा क्या है, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, यानी एक बहुत बड़ी एरिया में जो फैला हुआ पादप और प्राणी समुदाय है ना, वो क्या है, उस स्थान की जलवायु को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं, बायोम। उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम। ये जो बायोम है, ये बायोम कई प्रकार के हो सकते हैं। बायोम क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले है वन बायोम। सबसे पहले क्या है, वन बायोम। पहले है वन बायोम। पहले क्या है, वन बायोम, ठीक है। दूसरे होते हैं मरुस्थलीय बायोम। दूसरे क्या होते हैं, मरुस्थलीय बायोम, यानी वन बायोम यानी पूरा वन का इकोसिस्टम। मरुस्थलीय बायोम है यानी पूरे मरुस्थल की इकोसिस्टम। फिर घास स्थल, जो भी घास स्थल है उन घास स्थलों का बायोम, ठीक है। और उसके बाद होता है टुंड्रा बायोम। चौथा कौन सा होता है, टुंड्रा बायोम। ये क्या है, बायोम के प्रकार है। अब सबसे पहले हम देखेंगे वन बायोम। सबसे पहले क्या देखेंगे, वन बायोम। हमें कुछ नहीं करना है,
केवल आपको इसमें समझना है, इससे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, है ना। वर्षावन क्या होते हैं, जो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्षावन। सदाबहार वन होते हैं, ऊंचे होते हैं और बहुस्तरीय वन होते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ये हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, वनस्पति वाला जो टॉपिक आएगा, और राजस्थान ज्योग्राफी में भी आपने वनस्पति पढ़ा होगा, तो उसमें आप उसको एक्सप्लेन अच्छे से डीपली पढ़ सकते हैं। और अभी आपको क्या रखना है, उस सबसे पहले है वन बायोम। वन बायोम में सबसे पहले कौन से हैं, वर्षावन, ठीक है। दूसरे होते हैं पर्णपाती वन। दूसरे कौन से होते हैं, पर्णपाती वन, जो एक समय के बाद अपनी पत्तियां क्या करते थे, झाड़ देते हैं। 10 से 25 डिग्री उत्तर से दक्षिण के बीच इनका एरिया होता है। मानसून जलवायु इनकी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे साल, सागौन और शीशम के वन। फिर हो गया शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया में ये पाए जाते हैं। मध्यम तापमान यहाँ पे पाया जाता है। और चौड़ी पत्ती के पर्णपाती क्या होते हैं, यहाँ पे वन होते हैं, जैसे ओक हो गए, बीच हो गए या मेपल हो गए। फिर आते हैं बोलेल या टेगा वनस्पति। टेगा क्या होती है, जो कठोर जलवायु है, कठोर यानी जो सर्दी वाली जलवायु है ना, सर्द जलवायु है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका वाला एरिया हो गया। कोणधारी सदाबहार वन यहाँ की क्या होगी, प्रमुख वनस्पति होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रकार का जो बायोम है वो है मरुस्थलीय बायोम। दूसरे प्रकार का बायोम क्या है, मरुस्थलीय बायोम। मरुस्थलीय बायोम क्या हो गया, जहाँ पे मरुस्थल है, जैसे सारा मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका में। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पे जलवायु क्या होती है, बहुत कम यहाँ पे वर्षा होती है। तापांतर यहाँ पे अधिक होता है। वनस्पति कंटली झाड़ियाँ होती हैं। और जीव कैसे होते हैं, ऊँट होते हैं, लोमड़ी, सांप, छिपकली के लिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। तीसरे तरीके का बायोम है वो है घास स्थल बायोम। ऐसा है घास स्थल बायोम, यानी जहाँ पे बड़े बड़े क्या है, घास फैली हुई, बड़े बड़े एरिया क्या फैली है, लंबी लंबी घास फैली हुई है। सबसे बड़ा है सवाना। क्या है, सवाना। सवाना कौन से एरिया में है, अफ्रीका। घास उष्णकटिबंधीय घास स्थल, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका का जो एरिया है वहाँ पे। यहाँ पे जलवायु कैसी होती है, गर्म होती है। वर्षा 150 से 1250 मिलीमीटर के बीच में, ठीक है। और फिर वनस्पति कैसी है, लंबी वनस्पति है ना। बिखरे हुए वृक्ष होते हैं, लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं। लंबे लंबे क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं शीतोष्ण घास विस्तार, जगह बोलते हैं स्टेपिया या पेरीज, जो ठंडे होते हैं। ये क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, है ना। इनको उत्तरी अमेरिका में प्रेरी बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या बोलते हैं, प्रेरी। यूरेशिया में इनको क्या बोलते हैं, स्टेपिस बोलते हैं। जलवायु कैसी होगी, इसको इस वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको घास स्थल मिल गए, ये जब ह्यूमन ज्योग्राफी वाला टॉपिक आएगा वहाँ पे आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे आप, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। गर्म होती है यहाँ की जलवायु, है ना। एक सेकेंड, यहाँ की जो जलवायु होती है वो क्या थी, ठंडी जलवायु होती है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो थोड़ी सी यहाँ पे गर्म होती है। वनस्पति लंबी घास होती है, कोई वृक्ष नहीं होते, है ना। क्या होता है, लंबी लंबी घास होती है। तो चौथे प्रकार का जो बायोम है वो है टुंड्रा बायोम। चौथे प्रकार का बायोम जो क्या है, टुंड्रा बायोम। आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। आर्कटिक यानी उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया का जो उत्तरी भाग है। अत्यधिक यहाँ पे ठंड पड़ती है, लंबी सर्दी होती है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे छोटी होती है। काई, लाइकेन, घास यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा हिम रहती है, ठीक है। ये हो गया हमारा जो बायोम है वो हमारे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस बायोम के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है जैव रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक चक्र। अब हमारा एक टॉपिक जो मेन बाकी है वो है जैव भू रासायनिक चक्र या जैव रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक चक्र क्या होते हैं, जो हमारा जीवमंडल है उसमें विभिन्न रसायन पाए जाते हैं। उसमें क्या विभिन्न प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, उनका जीवों और पर्यावरण के बीच, है ना। एक तो क्या हो गए, रसायन हो गए। इन रसायनों का जीव और जो पर्यावरण है उनके बीच में उनका क्या है, चक्रीय प्रभाव या उनका अंतर संबंध क्या कहलाता है, भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इसके कई प्रकार के हैं, जैसे इनको दो प्रकारों में विभिन्न तौर पर बांटा जाता है। गैसीय चक्र, जिनमें प्रमुख भूमिका किसकी होती है, गैस की, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ये दूसरे होते हैं तलछटी चक्र, इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल, जिसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, फॉस्फोरस, सल्फर, इनकी मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं जल चक्र। सबसे पहला कौन सा अपना, जल चक्र। जल चक्र आपने जो पिछली क्लास थी, है ना, जो वायुमंडल में जल वाला टॉपिक था, उसमें आपने जल चक्र पढ़ लिया होगा, तो यहाँ इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट दूसरे शुरू करते हैं, कार्बन चक्र। दूसरा क्या हो गया, दूसरा है हमारा चक्र कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, कार्बन की। किसकी होगी, कार्बन।
कार्बन सभी जैव अणुओं या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी का क्या है? मूल तत्व। सभी जैव अणुओं का क्या है? मूल तत्व कौन सा है? कार्बन। ठीक है, इसमें प्रमुख प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पौधे क्या करते हैं? CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं और फिर उसको कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके उसकी क्या करते हैं? पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें मृत जीवों का कार्बन मृदा में मिलना शामिल भी है। ठीक है, और जब जीवाश्म ईंधन हम जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है? CO2 निकलती है। वो उसी CO2 का जब यहाँ पे विनिमय होता है उससे क्या होता है? उससे क्या चलती है? पूरी साइकिल चलती है। उसको क्या बोलते हैं हम? कार्बन साइकिल। उसको क्या बोलते हैं? कार्बन साइकिल। सभी जैव अणुओं का, है ना, सभी जैव अणुओं का मूल तत्व क्या है? कार्बन साइकिल। उसके बाद आती है ऑक्सीजन साइकिल। उसके बाद कौन सा आता है? ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल क्या है? इसमें प्रमुख प्रक्रिया क्या होती है? इसमें होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जब पौधे CO2 ऑब्जर्व करते हैं, है ना, तो पौधे अपनी प्रोसेस अलग कर रहे हैं, लेकिन वही जब उस CO2 को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। क्या करते हैं? CO2 को पौधे जो क्या करते हैं? वायुमंडल में छोड़ते हैं। ये वायुमंडल में टोटल 21% क्या है? ऑक्सीजन है। उसको क्या करते हैं? वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस में जब ऑक्सीजन अपनी मुख्य भूमिका में होता है, जो जल के विघटन से O2 मुक्त होती है, फिर O2 का क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है? श्वसन होता है। श्वसन की क्रिया में यूज होता है। फिर हम इंसान क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, फिर उसी CO2 का वापस ऑक्सीजन में बदलना। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑक्सीजन चक्र। फिर आता है नाइट्रोजन चक्र। फिर क्या आता है? नाइट्रोजन चक्र। जो नाइट्रोजन प्रोटीन है, DNA है, क्लोरोफिल है, आदि का अभिन्न क्या है? नाइट्रोजन साइकिल। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है? 78%। लेकिन हम इसको क्या करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। जैसे ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? डायरेक्ट लेते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज नहीं है। इसका जो मेन यूज है वो क्या है? उसकी एक पूरी प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले होती है नाइट्रोजन यौगिककरण। क्या होती है? नाइट्रोजन यौगिककरण। इसमें जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल की, वो बदलती है अमोनिया में। इसमें बदलती है अमोनिया में, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग के लिए योग्य बनाती है। ये क्या करती है? वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो पौधों के लिए क्या होती है? उपयोगी बनाती है। उसके बाद आता है अमोनीकरण। उसके बाद क्या आता है? अमोनीकरण। विभिन्न अपघटकों के कारण क्या होता है? जो मृत जीव है या जो उत्सर्जित पदार्थ हैं वो किसमें बदलते हैं? अमोनिया में। वो किसमें बदलते हैं? अमोनिया में। कार्बनिक नाइट्रोजन को अकार्बनिक NH3 में क्या करते हैं? बदलते हैं। NH3 क्या हो गया? अमोनिया हो गया। ठीक है, या इसको बोलते हैं अमोनिया या NH3। ठीक है, NH3 याद रखिए। फिर प्रोसेस होती है नाइट्रीकरण। फिर क्या होती है? नाइट्रीकरण। इस नाइट्रीकरण में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये क्या होते हैं? 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रीकरण में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये NH3 जो अमोनिया है उसको पहले नाइट्रेट में बदलते हैं। अमोनिया को किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में बदलते हैं, जिससे पौधे इसको क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं। फिर इसी नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है। जो नाइट्राइट है उसका फॉर्मूला है NO2 और जो नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला है NO3। फिर क्या करते हैं? नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है। फिर सबसे लास्ट में होती है डीनाइट्रीकरण। सबसे लास्ट में क्या परिवर्तन होता है? डीनाइट्रीकरण। सबसे लास्ट में क्या होता है? डीनाइट्रीकरण। इसमें सुडोमोनास या थाइलोबैसिलस, ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये नाइट्रोट को वापस क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है वायुमंडल वाली, उसमें क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। नाइट्रोजन को वायुमंडल में वापस क्या करते हैं? लौटा देते हैं, और इसी से क्या होता है? पूरा चक्र खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है फॉस्फोरस चक्र। उसके बाद क्या है? फॉस्फोरस चक्र। ये तलछटी जो सेडिमेंट्री रॉक साइकिल है उसका क्या है? उसका हिस्सा है। इसमें चट्टानें और फॉस्फोरस खनिज इसमें शामिल होते हैं। अपक्षय जब आपने पढ़ा था, उससे क्या पढ़ा था? उससे चट्टानों से फॉस्फेट मुक्त होती है। वही फॉस्फेट उसके बाद मृदा और जल में घुल जाती है। उसको बाद में पौधे अवशोषित करते हैं। फिर ये खाद्य जाल में जाता है। खाद्य जाल से मृत जीवों का उसमें अपघटन होता है और वापस फॉस्फोरस कर जाती है, मृदा और जल में मिल जाती है। यानी सबसे पहले चट्टान होती है। चट्टान के बाद ये किस में जाती है? ये खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में जाने के बाद उपभोक्ता में शामिल होती है, और उपभोक्ता मर जाता है, उपभोक्ता जब डेड हो जाता है तो ये पुनः क्या उसमें वायुमंडल में या मृदा जल में वापस क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है एक छोटा सा टॉपिक है, वो है पारिस्थितिकी संतुलन और
अनुक्रमण, पारिस्थितिकी संतुलन और अनुक्रमण। तो पारिस्थितिकी संतुलन है, उसका मतलब क्या है कि एक परितंत्र में जितने भी जैविक समुदाय हैं, एक परितंत्र में जितने भी जैविक समुदाय हैं, उनकी जो संरचना और उनके जो कार्य हैं, उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखना। उनके बीच में क्या रखना, एक बैलेंस रखना। इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन। और ये तब तक बना रहता है जब तक क्या होती है, प्रजातियों की विविधता बनी रहती है। जैसे बहुत सारी प्रजाति, जैसे मान लीजिए सांप है, सांप की बहुत सारी प्रजातियां हैं, वो सभी प्रजातियां जब एग्जिस्ट करेंगी तब उस एटमॉस्फेयर, जो इकोसिस्टम, उसका बैलेंस बना रहेगा। जैसे इंसान है, इंसान की बहुत सारी प्रजाति है ना, अलग अलग प्रकार के हैं इंसान, बहुत सारे हैं। जीव हो गए, शेर हो गए, शेर की अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है। तो सभी क्या होनी चाहिए, वहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। उनका ऊर्जा का फ्लो, उनका जो पोषण चक्र है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली चलता रहना चाहिए। और इन विभिन्न प्रजातियां जो हैं, इनके बीच की प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए, है ना। और इनका एक सहजीविता का सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना रहना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए एक प्रजाति हो गई इंसान, ठीक है, और एक प्रजाति होगी मान लीजिए सांप। ये क्या हो गई, सांप हो गई, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, संतुलन बना लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान मिलकर सभी सांपों को क्या कर दे, खत्म कर दे। इस सांप का भी इस पूरे इकोसिस्टम में क्या होगा, एक बड़ा रोल होगा। उस रोल को हमें डिफाइन करना होता है और उससे वो रोल चलता है तो बेटर है। उसके बाद आता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये टॉपिक ये क्या कहता है कि जब एक नग्न या वीरान क्षेत्र होता है, यानी एक खाली एरिया है, यानी क्या है, एक खाली एरिया है, उसमें धीरे धीरे जैविक समुदायों का विकास होना, उसमें धीरे धीरे क्या होना, जैविक समुदाय का विकास होना। और एक वो एक सक्सेशन के थ्रू होता है, उसको बोलते हैं सक्सेशन, उसको बोलते हैं अनुक्रमण के थ्रू होता है, तो ठीक है। और जब ये अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है, जब ये अपने एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच जाता है, तब रुक जाता है, स्तर हो जाता है। जैसे हमारा साथ होता है, हम पहले एक बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद थोड़े बड़े होते हैं, बड़े के बाद बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं तो क्या होती है, हमारी एक्सट्रीम स्टेप होती है। और एक्सट्रीम के बाद हम क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ये क्या है, पूरी एक साइकिल है, पूरी क्या है, एक साइकिल है। इस पारिस्थितिकी अनुक्रमण का, ठीक है, इस पारिस्थितिकी अनुक्रमण में एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण यानी पूर्णतः नए या नग्न क्षेत्र पर क्या हो गया, किसी चीज का उद्भव हो गया। जैसे ज्वालामुखी लावा, हिमनद से उसका क्या हो गया, उद्भव हो गया। दूसरा होता है किसी मौजूदा परितंत्र में, यानी पहले से जो मौजूद परितंत्र है उसका नष्ट होना। जैसे जंगल की आग लग गई, बाढ़ आ गई, मानव द्वारा कटाई हो गई, उसके बाद द्वितीय अनुक्रमण क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। इसकी क्या होगी, इसका क्रम कैसा हो गया, पहले ग्लाइकेन घास हो गई, फिर वो बड़ी झाड़ियों में बदल गई, फिर छोटे वृक्ष हो गए, फिर बड़े वृक्ष हो गए, और फिर चरमोत्कर्ष बंद हो गए, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था। ये क्या हो गया, हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो 15 चैप्टर है पारिस्थितिकी, वो क्या होता है, खत्म होता है। और इसके बाद एक क्लास है चैप्टर 16, उसके बाद हमारी फिजिकल ज्योग्राफी वाला टॉपिक अब जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसमें थोड़ा क्या टेक्निकल इश्यूज है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इसको थोड़ा धीरे धीरे सेटअप करके, है ना, आपको आवाज़ और थोड़ा वीडियो में थोड़ा लग सकता है, इसको जल्द से जल्द सेटअप करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।